at the contact between the balls and the races makes an angle with the axis of the bearing. यही चीज कही गई है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली जो लाइन है ये एक एंगल बनाती है, ये एक एंगल बनाती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट या फिर एक्सिस ऑफ द बेयरिंग, ठीक है ना। और इसकी वजह से हम दोनों डायरेक्शन में लोड बियर कर सकते हैं। दिस रिएक्शन हैज टू कंपोनेंट्स, रेडियल एज वेल एक्सियल, ठीक है। देयरफॉर एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स कैन टेक रेडियल एंड थ्रस्ट लोड्स, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या, जो बेयरिंग्स, जो कोई भी बेयरिंग आपकी एक्सियल लोड लेती है या थ्रस्ट लोड बेयर करती है, उसे आपको हमेशा आप सिंगल बेयरिंग यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज इट इन पेयर्स, इट इन पेयर्स, ठीक है। ताकि जो एक्सियल लोड वाला जो है कंपोनेंट, ये एक बेयरिंग एक्सियल लोड इधर लगाएगी और दूसरी बेयरिंग एक्सियल लोड इधर लगाए और वो दोनों उसको बैलेंस कर ले। जैसे हमारा हेलिकल गियर में था कि हेलिकल गियर में हम लोग क्या करते थे, एक्सियल लोड को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हेरिंग बोन गियर यूज करते थे, हेरिंग बोन, ठीक है, हेरिंग बोन गियर्स, ठीक। तो हेरिंग बोन गियर्स में क्या होता था, कुछ नहीं होता था भाई, वो दो हेलिकल गियर ही होते थे, अपोजिट हैंड के, अपोजिट हैंड के दो हेलिकल गियर ही तो होते थे, ठीक है। सो दैट्स जिस तरीके से वहां पर हम लोग यूज करते थे पेयर में एक्सियल लोड को कैंसिल करने के लिए, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग में थ्रस्ट लोड को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, उसको हमेशा पेयर में यूज करते हैं। वी यूज टू एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स एट द सेम टाइम, हमेशा पेयर में यूज करेंगे, ठीक है, ठीक, ओके। नाउ ये जो बेयरिंग होती है इस पे हमेशा पहले से, मतलब अगर कोई लोड नहीं लगा हुआ है फिर भी हमें इस पे प्री लोड लगा के रखना पड़ता है, अदरवाइज ये बेयरिंग असेंबल नहीं रहेगी, ये छूट जाएगी, ठीक है ना, ये कांटेक्ट में नहीं रहेगी, ठीक है। सो वी हैव टू प्रोवाइड अ प्री लोड, ठीक है, टू कीप इट इन कांटेक्ट, टू कीप इट इन कांटेक्ट, ठीक है। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है भाई, दोनों डायरेक्शन में ये लोड बियर कर सकती है, एक्सियल एंड थ्रस्ट, ठीक है। एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग इज मोर देन दी डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग से ज्यादा होती है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज क्या है कि हमें दो बेयरिंग्स हमें एक साथ हमेशा पेयर में हमेशा यूज करनी पड़ेगी, पेयर में हमेशा यूज करनी पड़ती है, ठीक है। एंड एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग मस्ट बी एक्यूरेटली माउंटेड, ठीक है ना, मिस अलाइनमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, बहुत प्रिसाइजली आपको माउंटेड करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत प्रिसाइजली। अदरवाइज कहने का क्या मतलब है, शाफ्ट की एक्सिस और बियरिंग की एक्सिस, ठीक है, शाफ्ट की एक्सिस एंड बियरिंग की एक्सिस जो है, सॉरी, बियरिंग की जो एक्सिस है, बियरिंग की जो एक्सिस है वो कोइंसाइड करनी चाहिए, वो कोइंसाइड करनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपका बियरिंग सही से काम नहीं करेगी और शाफ्ट आपकी रोटेट नहीं कर पाएगी अगर सही से अलाइनमेंट, मतलब कोइंसाइड नहीं कर रही है बियरिंग की एक्सिस और शाफ्ट की एक्सिस, तो आपका प्रॉपर ऑपरेशन नहीं होगा। द एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग रिक्वायर्स इनिशियल प्रीलोडिंग, ठीक है ना, इनिशियल प्रीलोडिंग जरूरी है भाई, अदरवाइज बेयरिंग विल नॉट बी असेंबल्ड, ठीक है ना, उसको रोक के रखने के लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा लोड लगाना पड़ता है, अदरवाइज द बेयरिंग विल नॉट एक्ट बी असेंबल्ड, ठीक है ना। जब आप असेंबल करेंगे तो बार बार बेयरिंग, क्योंकि ये जो बेयरिंग है आप देखेंगे कि इधर रोकने के लिए कुछ नहीं है और ना इधर रोकने के लिए कुछ है, ठीक है। जैसे ही आप असेंबल करेंगे, अगर आप इधर से एक एक्सियल लोड ना लगा के रखें तो क्या होगा, ये रेस, आउटर रेस जो है वो इस तरफ भागने की कोशिश करेगा और इनर रेस जो है इस तरफ भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस क्या होगा, ये इधर निकल जाएगा और ये इधर, इनर रेस इधर निकल जाएगा, बॉल नीचे गिर जाएगी, बॉल्स जितनी भी है सब नीचे गिर जाएंगी, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई यू नीड व्हाट, प्री लोडिंग, प्री लोडिंग की जरूरत पड़ती है कि एक एक्स्ट्रा लोड आपको लगा के रखना पड़ेगा ताकि वो रुका रहे अपनी जगह पर,
ताकि बेरिंग जो है अपनी जगह पे रुकी रहे। ठीक है, ओके। नाउ ये तो बात हो गई बेरिंग की, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग की। अब बात करते हैं टैपर रोलर बेरिंग की, टैपर्ड रोलर सर बेरिंग ये की। एक्सक्यूज मी हाँ सर, ये हाँ। प्री लोडिंग में लोड कैसे लगाएंगे, कौन सा प्री रहेगा? ये एक्सियल लोड लगा के रखते हैं, प्री लोडिंग में आप एक्सियल लोड लगा के रखते हैं। ठीक है, एक्सियल लोड, ये आपकी शाफ्ट है। ठीक है, ठीक, मान लीजिए ये आपकी शाफ्ट है, यहाँ पे आपकी ये बेरिंग है। ठीक है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग है। ठीक है, तो यू अप्लाई एन एक्सियल लोड ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, आप दोनों ही तरफ से एक्सियल लोड लगा के रखते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक, ओके। नाउ कमिंग टू टैपर रोलर बेरिंग। टैपर रोलर बेरिंग क्या होता है भाई? टैपर रोलर बेरिंग, टैपर रोलर बेरिंग में क्या होता है कि आप जो है जो आपका जो ग्रूव होता है, ठीक है ना, ठीक, इनर रेस और आउटर रेस दोनों ही, इसको और अच्छे से बनाने में थोड़ा, इसको आप ऐसे समझें। ये आपका इनर रेस है। ठीक है, सिंपल बियरिंग जो होती थी उसमें आपका इनर रेस सिलिंड्रिकल होता था, बट इन दिस इट इज कोनिकल। ठीक है ना, इट इज कोनिकल। इसी तरीके से आपका आउटर रेस है। ठीक है, आउटर रेस, और इसके बीच में आपके ये रोलिंग एलिमेंट्स लगे होते, रोलिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, और जब आप इनका एक्सेस पीछे मैच कराएंगे तो सभी एक जगह, सभी एक जगह एक कॉमन एक्सिस पे मीट करेंगे। ठीक है, कॉमन एक्सिस पे सभी रोलर की एक्सिस को आप मैच कराएंगे तो आपको पीछे एक ही जगह पे मीट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये कोन बनेगा, कोन बनेगा। ठीक है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये कोन बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ नहीं भाई, सिंपल है, एग्जैक्टली जैसा आपका क्या था, सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग था, सिलिंड्रिकल रोलर रोलर बेरिंग। ठीक है, की तरह है, बट क्या है आपका ये जो टैपर, जो इनर रेस और आउटर रेस जो है उसमें थोड़ा सा टैपर दे दिया गया, मतलब इंक्लिनेशन दे दिया गया, ये इंक्लिनेशन दे दिया गया। तो इस इंक्लिनेशन का फायदा क्या हुआ, इस इंक्लिनेशन का फायदा क्या हुआ, इस इंक्लिनेशन का फायदा ये हुआ कि आप अब क्या, रेडियल एज वेल एज एक्सियल एक्सियल लोड बियर कर सकते हैं। एक्सियल लोड कैन बी बियर। ठीक है ना, एक्सियल लोड कैन बी टेकन। ठीक है ना, या कैन बी बियर। ठीक है ना, आप एक्सियल लोड बियर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। बट अगेन क्या प्रॉब्लम आएगी भाई? हाँ, जब एक्सियल लोड है, हाँ बताइए क्या कहते हैं? पेयर जब में यूज एक्स, करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, यू हैव टू यूज इट इन पेयर्स, यू हैव टू यूज इट इन पेयर्स, पेयर्स में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बताइए ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है? टैपर रोलर बेरिंग जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, बता सकते हैं? सबसे कॉमनली यूज होने वाली बेरिंग कहाँ है, मतलब उसका सबसे ज्यादा कॉमन यूज कहाँ हो? बताइए, बताया बोलना। ये जो ट्रेन की जो बोगियां होती हैं, यस सर। हाँ, तो जो उनके जो पहिए होते हैं, व्हील्स, ट्रेन व्हील्स, ठीक है, उन व्हील्स को, उन व्हील्स पे हम ये टैपर रोलर बेरिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रेन बोगीज में। ठीक है, वी यूज टैपर्ड रोलर बेरिंग, टैपर्ड रोलर बेरिंग। ठीक है, टैपर्ड रोलर बेरिंग। ठीक, वहां ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड बेरिंग्स हैं।
ठीक है, उनका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वहीं पर है। ठीक है, अब थोड़ा सा लैंग्वेज में देख लेते हैं। द टेपर्ड रोलर बेयरिंग इज bearing consists of rolling elements in the form of frustum of cone, ठीक है। They are arranged in such a way that the axis of individual element cuts at a common apex, ठीक है ना, बताया ना कि इसको आप एक्सटेंड करते चले जाइए पीछे तो आपको क्या दिखेगा कि ये एक कोन बना रहा है भाई, कोन बना रहा है, ठीक है, कोन। ठीक, इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं भाई। टैपर्ड रोलर बेयरिंग का क्या है भाई, एक तो ये हैवी लोड, ठीक है ना, चाहे ये हमेशा हैवी लोड्स की के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अगर लो लोड हुआ तो आप एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग यूज कर सकते हैं भाई, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंगुलर कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेकिन जब हैवी लोड बियर करना हो, रेडियल एंड थ्रस्ट एट द सेम टाइम, देन यू यूज टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है, टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है ना। दैट्स व्हाई सी दीज आर यूज्ड इन वेयर, ट्रेन के व्हील्स में या रेलवे वैगन्स के व्हील्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दीज आर मोर रिजिड, ठीक है ना, दीज आर मोर रिजिड, ठीक है। जैसे बॉल बेयरिंग से कंपैरिजन में सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग ज्यादा रिजिड थी, उसी तरीके से एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग और टैपर रोलर बेयरिंग में ज्यादा रिजिड कौन है, टैपर रोलर बेयरिंग, ठीक है। टैपर रोलर बेयरिंग कैन बी इजिली असेंबल्ड एंड डिसअसेंबल्ड, ये बात तो सही है, एकदम सिंपल है भाई। क्या करना है, इनर रेस को, ये अपर कोन को, ये जो फ्रस्टम है आपका, इसको इधर खींच दीजिए और इनर रेस को इधर खींच दीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये, ठीक है। बॉल बेयरिंग्स को निकालने में बहुत दिक्कत होती है, इसी तरीके से सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स को डिसअसेंबल करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक है। बट इन दिस यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। सीधे ये एलिमेंट इधर अलग हो जाएगा और ये एलिमेंट इधर अलग हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। एडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज क्या है, सॉरी, डिसएडवांटेज क्या है, आपको हमेशा दो पेयर में यूज करने पड़ेंगे टू बैलेंस द एक्सियल फोर्स, ठीक है। और ये भी सेल्फ अलाइनिंग नहीं है, दैट मीन्स आपको एक्सिस ऑफ द शाफ्ट एंड एक्सिस ऑफ द बेयरिंग एक्यूरेटली मैच करानी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है, एक्यूरेटली मैच करानी पड़ेगी। और क्या इस तरीके से होना चाहिए भाई, सभी के सभी एक पर्टिकुलर एपेक्स पे कट करें, एपेक्स पे कट करें, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। एंड वन मोर डिसएडवांटेज इज व्हाट, दीज आर वेरी कॉस्टली, दीज आर वेरी कॉस्टली, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महंगी बेयरिंग्स हैं, दीज आर वेरी कॉस्टली, ठीक है, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, ठीक। ओके, सो दिस इज रोलर बेयरिंग्स, ठीक। अब बात करते हैं सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स क्या होती है। अभी तक हम जितना भी बात कर रहे थे क्या कि भाई एक्सिस ऑफ द बेयरिंग एंड एक्सिस ऑफ द शाफ्ट मस्ट कोइंसाइड, ठीक है ना। अब जब अटैच करें तो एक्सिस ऑफ द बेयरिंग एंड एक्सिस ऑफ द शाफ्ट मस्ट कोइंसाइड, एक दूसरे पे ओवरलैप करनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करें तो आपकी बेयरिंग प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, ठीक है। बट अब कुछ जगहों पे जहां पर हम आप मिस अलाइनमेंट को दूर नहीं कर सकते, मिस अलाइनमेंट को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी हैव सम बेयरिंग्स, दोज आर नोन एज सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स, ठीक है, जिसमें अगर आपका एक्सिस ऑफ द शाफ्ट सॉरी, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट और बियरिंग ऑफ द एक्सिस ऑफ द बियरिंग में थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट टॉलरेट किया जा सकता है, मतलब अगर थोड़ा सा एंगल बन रहा है एक्सिस ऑफ द शाफ्ट और एक्सिस ऑफ द बियरिंग में थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट है, तो भी ये हमारी सही तरीके से काम करेंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। एंड these such kind of bearings are known as self aligning bearings, ठीक है, सेल्फ अलाइनिंग bearings, ठीक है।
ये अपने आप ऑटोमेटिकली मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर लेती हैं, मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर लेती हैं। ठीक है, मिसअलाइनमेंट को टॉलरेट कर लेते हैं। तो देयर सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स की बात करें तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहली कौन सी है? बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग्स, एंड दूसरी कौन सी है? सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स, रोलर बेयरिंग, या फिर कह लीजिए स्फेरिकल बेयरिंग, स्फेरिकल बेयरिंग्स। ठीक है, स्फेरिकल बेयरिंग। तो पहले हम देखते हैं सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग्स में क्या होता है कि यू हैव, it is similar to two row deep groove ball bearing। ठीक है, बॉल बेयरिंग। बट द डिफरेंस इज द ग्रूव। ठीक है, कि इनर रेस में तो दो ग्रूव मिलेंगे, हर एक बॉल के लिए आपको दो ग्रूव मिलेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ग्रूव ये रहा, एक ग्रूव ये रहा। लेकिन जो ऊपर वाला ग्रूव, आउटर रेस जो होता है, आउटर रेस में क्या होता है कि ये जो है सिंगल ग्रूव मिलेगा। ठीक है, सिंगल ग्रूव। ठीक है, सिंगल ग्रूव। तो अगर आप देखें तो टू टू रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स को आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको हर रो ऑफ बॉल के लिए इनर रेस में भी एक ग्रूव मिलेगा और आउटर रेस में एक ग्रूव ये रहा, एक ग्रूव ये रहा ऊपर की तरफ। ठीक है ना, और इसी तरीके से इनर रेस में भी आपको एक ग्रूव मिलेगा, इधर इनर रेस के एक ग्रूव दूसरे रो के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी बस द डिफरेंस इज कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल ग्रूव ही मिलेगा, आउटर रेस में सिंगल ग्रूव रहेगा। और इस सिंगल ग्रूव की वजह से, इस सिंगल ग्रूव की वजह से क्या होता है कि आपके शाफ्ट को या बेयरिंग को हिलने डुलने का मौका मिल जाता है। ठीक है ना, पूरी की पूरी बेयरिंग को हिलने का मौका मिल जाता है। यू कैन सी दिस कि इस सिंगल आउटर रेस पे सिंगल ग्रूव के होने की वजह से यू कैन सी कि अगर ये आपकी शाफ्ट एक्सिस है तो आप ये देख सकते हैं क्या कि आपकी जो ये इंक्लाइंड, ठीक है ना, इसी तरीके से ये आपका ठीक है। सो ड्यू टू सिंगल ग्रूव ऑन दी आउटर रेस, ये जो सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स होती हैं ये थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट टॉलरेट करती हैं, मिसअलाइनमेंट टॉलरेट करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक और क्लास है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, और ये भी सेल्फ अलाइनिंग होती है, सेल्फ अलाइनिंग होती है। ठीक है, और प्रिंसिपल सेम है भाई, वही चीज है क्या कि आपका इनर रेस पे तो दो ग्रूव होते हैं, इनर रेस पे तो टू ग्रूव्स होते हैं, टू ग्रूव्स। ठीक है, बट आउटर रेस पे सिंगल ग्रूव ही होता है, सिंगल ग्रूव ही होता है। तो होता क्या है कि इस सिंगल ग्रूव के होने की वजह से आपका जो इनर रेस है along with the shaft can can move। ठीक है ना, कैन मूव। ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम सिंगल ग्रुप की वजह से आपकी जो बेयरिंग इनर रेस है इट कैन it can ठीक है, इट कैन मूव और इसी तरीके से ये सेल्फ अलाइनिंग हो जाती है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत मूव करने का इसको जगह मिल जाती है। ठीक है, बट यही चीज जो डबल ग्रूव आउटर रेस पे होता है तो क्या होता है कि वो इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अगर डबल ग्रूव होता है यहाँ पर तो द मोशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है,
ठीक। सो दिस इज हाउ योर सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग वर्क्स, ठीक है ना। क्यों, किस वजह से भाई, सिंगल ग्रुप ऑन दी आउटर रेस होने की वजह से आपको आपकी बेयरिंग को थोड़ा सा मूव करने का, ठीक है ना, मौका मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन दिखा दिया गया है। ये जो इंक्लिनेशन है बहुत ज्यादा दिखा दिया गया है, ये बहुत कम होता है। इट इज वेरी 4-5 डिग्री का ही अंतर होता है, ठीक है ना, 4-5 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं होता है मिसअलाइनमेंट। ठीक है। ठीक। ओके। नाउ ये तो बात रही कि एक्सप्लेनेशन की कि कौन कौन सी बेयरिंग कैसे कैसे काम करती। कमिंग टू आपका कंपैरिजन ऑफ बेयरिंग टाइप्स, कंपैरिजन ऑफ बेयरिंग टाइप। आप देखते हैं कि भाई ये जो बेयरिंग्स हैं, आप किस टाइप की बेयरिंग को कहाँ कहाँ कैसे यूज करेंगे, किस जगह किसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है ना। सो ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स की जो रेडियल लोड, ठीक है ना, तो तीन पैरामीटर्स पे हमको चेक करना है, तीन पैरामीटर्स पे चेक, रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी, थ्रस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड मिसअलाइनमेंट, मिसअलाइनमेंट, ठीक है ना, कि मिसअलाइनमेंट को कैसे एडजस्ट करता है, कैसे ये एडजस्ट करता है। ठीक है। तो सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग की रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इट्स गुड, थ्रस्ट लोड फेयर, मतलब वेरी बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट कैन बियर सम अमाउंट ऑफ एक्सियल लोड, ठीक है ना, मिसअलाइनमेंट को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकती है। ठीक है। डबल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग की रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, एंड थ्रस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज गुड, बट ठीक है, एंड मिसअलाइनमेंट इज वेरी इट इज फेयर। ठीक है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग की आपकी रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज गुड, एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज एक्सीलेंट, ठीक है ना। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग का काम ही यही है, ठीक है, ये आपका थ्रस्ट लोड के लिए। बट मिसअलाइनमेंट कैपेबिलिटी इज वेरी पुअर। इफ यू हैव मिसअलाइनमेंट इन द शाफ्ट, जहां ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आपको मिसअलाइनमेंट का इश्यू हो सकता है, देन देयर यू डू नॉट हैव टू यूज व्हाट, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। ठीक है। सिलिंड्रिकल रोलर्स की बात करें तो रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड, दैट इज एक्सीलेंट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रेडियल लोड ले सकते हैं, बट दे कैन नॉट बियर थ्रस्ट लोड, थ्रस्ट लोड बिल्कुल नहीं ले सकते। मिसअलाइनमेंट कैपेबिलिटी इज फेयर, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। नीडल बेयरिंग की रेडियल कैरिंग कैपेसिटी, रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, एंड थ्रस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज पुअर। ठीक है। So wherever you have to have जहां पर आपको रेडियल लोड, बहुत ज्यादा हैवी रेडियल लोड बियर करना है, बट देयर इज नो एक्सियल लोड, देन यू मस्ट चूज सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग और नीडल बेयरिंग। स्पेरिकल रोलर बेयरिंग की रेडियल लोड के कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट है, ठीक है ना, एंड इट कैन ऑल्सो accommodate small amount of thrust load, small amount of thrust load, and misalignment is very good, ठीक है, very good. Okay, here it is ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ओके, मिसअलाइनमेंट इज, मिसअलाइनमेंट की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। मिसअलाइनमेंट के लिए तो इस्तेमाल ही करते हैं भाई स्फेरिकल रोलर बेयरिंग को, ठीक है, कि मिसअलाइनमेंट को दूर कर सकते, ठीक है। Then coming to the tapered roller bearing, and these have what, excellent thrust load and radial load carrying capacity, but misalignment capability is very poor, very poor. It is very poor. Okay, check. So this is how you can use this table. You can use this table, or please note it down. इस टेबल को बना लें या नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस जगह पे आपको किस टाइप की बियरिंग यूज करनी चाहिए, ठीक है, किस टाइप की बियरिंग आपको यूज करनी है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ओके, व्हेन यू नोट इट डाउन, प्लीज लेट मी नो एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर।
हैव यू नोटेड डाउन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल्ला, यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये सर ले लिए। सर ये ठीक है, तो फेयर में क्या रहेगा, मतलब फेयर का मीनिंग क्या है? आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि 5 मार्क्स देने हैं आपको, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अगर पुअर जो है उसको आप 1 मार्क दे रहे हैं एंड एक्सीलेंट को क्या दे रहे हैं, 5 मार्क्स, देन वेरी गुड क्या है, वेरी गुड क्या है, 4 मार्क्स, एंड गुड क्या है, 3 मार्क्स, एंड फेयर क्या है, 2 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके की रेटिंग है, समझ रहे हैं? यस। ठीक है, तो ये इस तरीके से रेटिंग कर सकते हैं आप, अपने तरीके से रेटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका स्केल ऑफ क्राइटेरिया है। ठीक है, फेयर। यस। ओके। ठीक, ओके। सो नाउ कमिंग टू, अब बात करते हैं भाई लोड कैरिंग कैपेसिटी की। लोड कैरिंग कैपेसिटी की, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कितने टाइप की होती है बताइए, पहले तो ये बताइए। देखिए, हम दो तरीके की लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, हम दो तरीके की लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक वन, स्टैटिक वन। ये स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात कब करते हैं, जब हमारा जो बियरिंग है या जो सिस्टम है वो मोशन में ना हो, मोशन में ना हो, नो मोशन। ठीक है, नो मोशन। ठीक है, एंड डायनेमिक वन इज, डायनेमिक वन इज, डायनेमिक वन इज जब आपका मोशन भी हो रहा है, मोशन भी हो रहा है और एक्सटर्नल लोड्स, टाइम वेरिंग लोड्स आपके लग रहे हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि स्टैटिक में आपने एक बार लोड लगा दिया, एक बार लोड लगा दिया, वो लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 1000 न्यूटन लगा दिया, अब वो 1000 न्यूटन लगा ही हुआ है, उसके अलावा ना वो 1001 हो रहा है, ना 1999 हो रहा है। ठीक है ना, वो उतना का उतना ही है। ठीक है ना, दैट इज स्टैटिक कंडीशन। जैसे आपकी बिल्डिंग्स वगैरह है, ठीक है, ये एक बार बन गई, अब इस पे जो लोड लगा था लगा ही हुआ है, बस उसके अलावा कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, डायनेमिक लोड की बात करें तो आपका डायनेमिक लोड क्या होता है कि ये टाइम वेरिंग होता है। ठीक है, क्या अभी 1000 न्यूटन लग रहा है, फिर कुछ टाइम बाद हो सकता है कि 2000 हो गया, बीच बीच में 1500 हो गया, 500 हो गया। ठीक है, तो ये आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ लोड वेरी कर जाता है। और डायनेमिक लोड कैलकुलेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू स्टैटिक लोड। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक लोड, डायनेमिक मशीनरीज में, डायनेमिक सिचुएशंस में फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू स्टैटिक कंडीशन। लेकिन हम दोनों पढ़ेंगे, दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है भाई? स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर अ बेयरिंग इज डिफाइंड एज द स्टैटिक लोड which corresponds to a total permanent deformation of the balls and the races at most heavily stressed point of contact equal to, ठीक है, इक्वल टू कितना, 0.0001 ऑफ द बॉल डायमीटर, ऑफ द बॉल डायमीटर। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ऐसा है कि देखिए आपकी, सॉरी, ठीक है,
ये आपकी बेयरिंग है, इसमें कुछ बॉल्स होंगी, इसमें कुछ बॉल्स होंगी, ठीक है, ठीक, ओके, थोड़ा सा ये बन नहीं पा रहा है तो चलिए ठीक है। तो इन सभी बॉल्स पे देखेंगे, अगर आप एनालाइज करेंगे तो क्या दिखेगा आपको कि हर बॉल पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं हर बॉल पे, ठीक है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस पड़ रहा होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस पड़ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि लोड पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। तो हर एक बेरिंग पे, हर एक बॉल पे सेम स्ट्रेस नहीं होगा, हर एक बॉल पे सेम स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो होगा वो इस वाली बेरिंग पे होगा, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस होगा वो इस वाली बेरिंग पे, वो इस वाली बॉल पे होगा, और सबसे कम किधर होगा, ये ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, इस पे थोड़ा कम होगा, इस पे और कम होगा, इस पे ऑलमोस्ट होगा ही नहीं, ठीक है ना, कह लीजिए एक तरीके से ऊपर वाली बेरिंग्स पे कोई बहुत ज्यादा खास लोड होता नहीं, ठीक है। तो स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है, लेट्स से दैट इज सी नॉट। इसका कहने का मतलब है कि आप इस पे मैक्सिमम कितना लोड डालें, कितना लोड सी डालें, कि यहां पर जो जो सबसे हैविली लोडेड बेयरिंग है, जो सबसे हैविली लोडेड बेयरिंग है, उसमें डिफॉर्मेशन जो आए, उसमें जो डिफॉर्मेशन आए, ठीक है ना, चाहे इस रेस में आ जाए, चाहे इस आउटर रेस में आ जाए, चाहे इस बॉल में जो आ जाए, वो क्या हो कि ये जो बॉल का डायमीटर है, लेट्स से डी, है ना, दिस इज डी, ठीक है, दिस डायमीटर इज डी, इसका डायमीटर डी है, ठीक। आफ्टर डिफॉर्मेशन, चाहे इस इनर रेस में डिफॉर्मेशन आए, चाहे इसमें आउटर रेस में आए, चाहे बॉल में, किसी एक कंपोनेंट में, ये तीन में से किसी एक कंपोनेंट में कोई डिफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, किसी एक कंपोनेंट में कुछ भी डिफॉर्मेशन आ जाए, लेट्स से दैट डिफॉर्मेशन इज डेल्टा, ठीक है, डिफॉर्मेशन इज डेल्टा, या डेल्टा डी कह लीजिए, ठीक है। देन व्हाट इट इज सेइंग इज कि कितना लोड डालें, कितना लोड सी नॉट डालें कि जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो डिफॉर्मेशन है डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू 0.0001, ठीक है, ठीक। तो स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, इट इज दी amount of load, static load that can be applied, to produce a deformation, or you can say strain in the most heavily loaded पॉइंट, मोस्ट हैविली लोडेड पॉइंट में कितना डिफॉर्मेशन आ जाए भाई, इतना, या इतना स्ट्रेन अगर मोस्ट हैविली लोडेड उसमें आ जाए पॉइंट पे या बॉल पे या एरिया पे, तो आपका वो क्या होगा, स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, दैट विल बी नोन एज स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। Or you can write this deformation delta D is equal to 0.0001 times D, the diameter of the ball, the diameter of the, इतना डिफॉर्मेशन कहीं भी आ जाए, चाहे आपका बॉल में आ जाए, चाहे आपका इनर रेस में आ जाए, चाहे आउटर रेस में आ जाए, ठीक है, देन इट विल बी नोन एज व्हाट, स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ठीक, स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। So can you tell me what is static load carrying capacity? Mohammad Amin and Abdullah, tell me what is static load carrying capacity? सर बेरिंग में अगर स्ट्रेस डेवलप होता है लोड की वजह से, तो अगर स्ट्रेस एक्ट हो रहा है चाहे इनर रेस पे, बॉल पे या फिर आउटर रेस पे, तो अगर तीनों कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट पे लोड एक्ट हो रहा है, तो जो डिफॉर्मेशन होगा डेल डी बाय, मतलब जो
डिफॉर्मेशन रेशो लेंगे अपना, जितना हाँ चेंज हुआ है और जितना लोड अप्लाई हुआ है, तो रेशो नहीं जो नहीं, रहेगा वो ये जो डी है ये तो आपका डायमीटर ऑफ द बॉल है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी इज सी नॉट, सी नॉट। तो सी नॉट क्या है? इट इज द मैक्सिमम लोड, इट इज द मैक्सिमम लोड दैट यू कैन अप्लाई ऑन द बेयरिंग। ये मैक्सिमम लोड है जो कि आप किसी बेयरिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, जो जिसकी वजह से, इस लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन आएगा, जो डिफॉर्मेशन आएगा वो किसी पार्ट में, चाहे वो इनर रेस हो, चाहे आउटर रेस हो, चाहे आपकी बॉल्स हो, अगर वो डिफॉर्मेशन इतना हो जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो इतना डिफॉर्मेशन किसी भी पार्ट में प्रोड्यूस करने के लिए जितना लोड रिक्वायर्ड है, उसी को हम स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ठीक, डेल्टा डी इज इक्वल टू जो डिफॉर्मेशन आएगा वो आपका कितना होना चाहिए? 0.001 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बॉल, डायमीटर ऑफ द बॉल, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है अभी आपको? एनीवन? मोहम्मद अमीन, अब्दुल्ला? नो? ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो नो, ओके ठीक है। तो अब ये स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर अ bearing we can calculate, we have a equation that is known as Strybeck's equation, Strybeck's equation। इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, एंड वी विल डू इट इन दी नेक्स्ट क्लास। आपकी आज फोर्थ क्लास है ना, एनोमो की, एनोमो की फोर्थ क्लास है ना, so we will do it in that class, okay? Till then, if you have any doubt you can ask, or else you are free to leave। सर इसमें अगर लोड जो आउटर रेस है हाँ उसके ऊपर की साइड में लग रहा है तो भी मतलब जो हाँ मैक्सिमम हाँ लोड है हाँ, उसकी देखिए जगह, असल में, बताइए क्या करें। जैसे अगर कोई लोड है जैसे अपना कैम फॉलोवर या कहीं और यूज हो रही है बेरिंग, तो हाँ उसमें अगर लोड ऊपर की साइड से लग रहे जो ऊपर की बॉल है, हाँ, तो नहीं देखिए मैक्सिमम वो लोड कहाँ पर आएगा? हमेशा जो भी कहीं भी लगाओ, ये तो दिखाने का एक तरीका है। लोड तो हमेशा आपका ऐसे ही लगता है, ठीक है। लोड तो आपका हमेशा ऐसे ही लगता है, ठीक है। तो हमेशा ये नीचे वाली बियरिंग पे ही, मतलब नीचे वाली जो बॉटम मोस्ट बियरिंग होती है, उसी पे ही सबसे ज्यादा हैविली लोडेड यही होती है, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है। ऊपर वाली पे तो हम ये मान के ही चलते हैं। अभी देखेंगे कि इसमें एक एजम्पशन है, ठीक है। स्ट्राइबैक्स इक्वेशन, जब हम स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, तो स्ट्राइबैक्स इक्वेशन के हिसाब से क्या, ऊपर वाली बियरिंग्स, ऊपर वाली बॉल्स पे तो हम मान के ही नहीं चलते कि उस पर लोड लग रहा है। हम तो ये मानते हैं कि इस पे कोई लोड लग ही नहीं रहा, ठीक है, इस पे लोड लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम ऊपर वाली बॉल्स को कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है, ऊपर वाली बॉल्स को हम कंसीडर ही नहीं करते, ठीक। हम सेकंड हाफ, जो बॉटम हाफ है, उसी की बॉल्स को हम कंसीडर करते हैं। तो इस सबसे ज्यादा लग रहा होता है वो इसी पे लग रहा है, ठीक है, जो मिडिल में होती है, ठीक है। यस। क्लियर? ठीक, यस सर। ओके। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन।